बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर। चैप्टर नंबर 13 लास्ट चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसका पार्ट 1 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका पार्ट जो है 1 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, ठीक है? इस बात को जहन में रखिएगा। ये आसान जो है, मैं कह रहा था कि नहीं होगा आपके लिए, इस बात को जहन में रखिएगा, ठीक है? आपको डराने का मकसद नहीं है, मकसद ये है एहसास दिलाना इस चीज़ का कि आप ये समझ रहे हैं कि एक दफ़ा मेरी बात सुन लेंगे, मुकम्मल तौर पे समझ में आ जाएगी। ये नहीं है मुमकिन। और ये जो पार्ट मैं बना रहा हूँ पार्ट 1, इसके अंदर मैं बेसिक चीज़ें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी की समझाऊँगा, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। नोट करते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए, तो इंशाल्लाह आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर, आपको बाकी आगे आने वाली वीडियोस जितनी भी हैं उसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा। अदरवाइज़ यकीन कीजिए आप कि आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं ना इसके अंदर, वो आपके सर पे से गुजर जाएंगे। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद जो है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद जो है वो NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिसोनेंस, ये आपके जो है वो सर पे से गुजर जाएगा अगर ये लेक्चर आपने ध्यान से ना सुना, इसको नोट नहीं किया। जो बात समझ में नहीं आई, वीडियो बैक करके दोबारा सुने और समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आता कमेंट में बता दीजिए, मैं कमेंट में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लेकिन इस पार्ट को एक से ज़्यादा मरतबा देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है जी, इसमें फ़िज़िक्स भी है, इसमें फ़िज़िक्स भी है, ठीक है? तो अब चलते हैं यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपको याद रखना है ना कि ये क्या है, तो मैं आपको एक वर्ड से सिर्फ समझा दूंगा। आप इस वर्ड को इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ कनेक्ट कर दें। अगर तो ये वर्ड आपको याद रहा तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। कोई भी पूछेगा भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, आप सेकंड में जवाब देंगे। और अगर इस वर्ड को आपने इसके साथ कनेक्ट ना किया, इसको भूल गए, तो फिर आपके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ों को समझना मुश्किल हो जाएगा, आप भटक जाएंगे। और वो है आइडेंटिफिकेशन, पहचानना। आइडेंटिफिकेशन, ये एक वर्ड है जो इसके साथ आप कनेक्ट कर दें। आइडेंटिफिकेशन, इसको कहते हैं पहचान, उर्दू में इसको कहते हैं पहचान। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता, आप इस आइडेंटिफिकेशन वर्ड, पहचान को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे, जो है बात करते हैं इसके ऊपर। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, इसका मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप कुछ चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। किस सेंस में ये बात हो रही है? ये एक पानी का गिलास है, मैंने तो आपको बता दिया ना कि ये पानी है, ठीक है? अगर सपोज़ करें आपको नहीं पता ये पानी का गिलास है और इसमें पानी है, सपोज़ करें आपको नहीं पता कि ये क्या है, और मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई इसको आइडेंटिफाई कीजिए, ये क्या है। अब अगर मैं कूलर में से निकाल के लेके आऊँगा आपके सामने, बोतल में से डाल रहा हूँ फ्रिज में से निकाल के, तब तो आप सेकंड में बता देंगे कि भाई ये पानी है, या फिर आप आइडिया लगाएंगे, बोलेंगे गिलास में है तो पानी ही होगा। लेकिन एक केमिस्ट जो है, केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है, वो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जिसको हम वाटर समझ रहे हैं, हो सकता है कि ये एसिड हो सकता है कि ये बेस जी, प्रॉब्लम हो गई ना। हो सकता है ये एसिड हो सकता है ये बेस हो सकता है ये पानी हो। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि एसिड और बेस बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी जैसे हैं, बिल्कुल पानी जैसे हैं। तो आप ये एक केमिस्ट या केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है ना, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा कि पानी है। फ्रिज में से हो सकता है आपको एसिड निकाल के दे दें गिलास में, और वो इतना सरीउल असर हो, इतना इफ़ेक्टिव हो कि आप जब पिएं आप अल्लाह को प्यारे हो जाएं। हो सकता है वो आपको कोई बेस ऐसा निकाल के दे दे जो बिल्कुल पानी जैसा है,
आपने एक ही सिप लिया और उसके बाद काम तमाम हो गया आपका। तो ये बात है। अब क्या करें, वही आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचानें। हमारे पास आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए किसी भी चीज़ को। सबसे पहला तरीका जो कदीमी चलता हुआ आ रहा है ना, वो है आपके सेंसेस, जो 5 सेंसेस हैं ना आपके, देखना, सुनना, चखना, महसूस करना, सूंघना, ये 5 सेंसेस हैं। इनको हवा से खमसा कहा जाता है, ठीक है। आप कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़बान से चखते हैं, ठीक है, और स्किन से आप महसूस करते हैं, और नाक से आप सूंघते हैं। तो ये जो चीज़ है आपके सामने ये आप अपनी आँखों की मदद से देखें। अगर आप अपनी आँखों की मदद से, आँखों का सहारा लेंगे आइस से, तो आपको ये पानी लगेगा, लेकिन हो सकता है कि ये एसिड हो सकता है ये बेस हो। तो आपके 5 सेंसेस में से एक सेंस जिसको आपने यूज़ किया आँखों को, वो बेकार हो गया, आप नहीं पहचान पाए। 100% नहीं कह सकते कि ये पानी है। अब क्या करें, दूसरा सेंस आप इस्तेमाल करेंगे। फिर आप बोलेंगे कि यार इसको पी के देखते हैं, पता लग जाएगा। आसान सा तरीका है ना, पी के देखते हैं। और जब आप पी के देखते हैं, अगर ये हो सकता है कि ये एसिड हो या बेस हो, तो पीने पे आपका इंतकाल भी हो सकता है। तो आपके 2 सेंसेस जो हैं वो तो फेल हो गए, 2 सेंसेस आपके फेल हो गए। अब क्या करें। अब जो है दूसरा तरीका पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का, वो है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट, आसान सा केमिकल टेस्ट, एक आसान सा, बिल्कुल बच्चों वाला जो आप सुनते हुए आ रहे हैं। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये लिटमस पेपर ब्लू कलर का है और ये रेड कलर का है। दोनों पेपर आपके सामने। आप बोलेंगे सर कोई मसला नहीं है, हम अगर सेंसेस से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, तो मुश्किल है। लेकिन हमारे पास एक और तरीका है। आपने ब्लू जो लिटमस पेपर है, अगर वो रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये एसिड है, और अगर रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है तो ये बेस है। और ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप करने के बाद ब्लू ही रहता है, रेड लिटमस पेपर इसमें डिप करने के बाद रेड ही रहता है। तो फिर 2 तरीके हैं कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को आपने डाला और ब्लू ही रहता है, तो फिर तो ये क्या है, बेस है। और अगर रेड को डालते हैं तो ये क्या है, ये एसिड है। इसके लिए क्या करेंगे, पानी के लिए न्यूट्रल, इसके लिए भी हमारे पास तरीका है। इसी तरह का हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर भी होता है। तो इस डिटेल में अभी मैं नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये केमिकल टेस्ट है आपका, लिटमस पेपर, या फिर हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, उसकी मदद से आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। या इसके अलावा कुछ केमिकल्स भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं। बहरहाल केमिकल टेस्ट जो है, इसके अंदर तो केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। आपकी केमिस्ट्री की लैब के अंदर सबसे पहला मसला आपके साथ यही होता है कि वहाँ ढेर सारे जो कंपाउंड्स रखे हुए होते हैं ना बोतलों के अंदर, अगर उनसे चिटें हटा दी जाएं, उनके नाम की चिट, तो आपको सारे ही एक जैसे लगेंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या मुसीबत हो गई। तो चिट लगी हुई है कोई, तो आपको पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। चिट लगी हुई है तो आपको पता है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है। चिट लगी हुई है तो आपको पता है ये वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर लाइक दिस। अगर वो चिटें हटा दी जाएं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। आप अपने सेंसेस को इस्तेमाल एक हद तक कर सकते हैं, यहाँ पर आप फेल हो गए। अब क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन, केमिकल टेस्ट। कुछ केमिकल्स हैं जो आपके पास पड़े हुए हैं, उनका पता है आपको, आपने उनकी मदद से इसको डिटेक्ट कर लिया। आसान लफ्ज़ों में, अब ज़रा गाने निकाल के बात करते हैं, तो आसान लफ्ज़ों में आपने एक केमिकल का सहारा लिया, चाहे वो लिटमस पेपर हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो, या कोई और हो, आपने उसकी मदद से पहचान लिया कि ये क्या चीज़ है। तो ये पता लग गया क्या है, ये तो वाटर है, एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है। चलो मसला हल हो गया। एक और तरीका है तीसरा आइडेंटिफाई करने का, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तीसरा तरीका है। ये इन दोनों से हटकर है, काम ये भी यही करेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी, आइडेंटिफिकेशन, पहचान का।
आपके सेंसेस भी आइडेंटिफिकेशन का काम कर रहे हैं, केमिकल टेस्ट या केमिकल रिएक्शन की मदद से भी आप पहचान रहे हैं या आइडेंटिफाई कर रहे हैं चीज़ों को, और स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से भी आप पहचान रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप करते क्या हैं? आइडेंटिफिकेशन ही करते हैं, लेकिन किस लेवल पे? अभी तक मैंने एक वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, इस बीकर के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है, अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि भाई ये एसिड है या बेस है या वाटर है, ये नहीं बताता, मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ H2O, आप फ़ौरन पहचान जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये पानी है, ऐसी बात है ना। या अगर मैं आपके सामने लिखता हूँ इसका केमिकल फार्मूला क्या, HNO3, तो आप फ़ौरन बोलेंगे सर ये नाइट्रिक एसिड है, ये एसिड है। या फिर ये मैं लिख देता हूँ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बोलेंगे सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। तो ये केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूलाज हैं, इसकी मदद से आप पहचान सकते हैं। एक ये भी तरीका है ना, ये भी तरीका, केमिस्ट्री की ज़बान में बात करें तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी मॉलिक्यूल की शक्ल बना दूं आपके सामने, हाँ अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना, अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सपोज़ करते हैं ये H2O है, H2O, इसकी मैं एक शक्ल बना देता हूँ आपके सामने। ये शक्ल है इसकी, मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी ये शक्ल है H2O की, और नाइट्रिक एसिड की ये शक्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की ये शक्ल है। अब क्या करेंगे आप बोलेंगे सर ये तो यहाँ कैसे किया, यहाँ क्या किया था आपने? आपको पता थी ना ये बात कि ये H2O केमिकल फार्मूला वाटर का है, ये HNO3 ये केमिकल फार्मूला नाइट्रिक एसिड का है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ये केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये बात पता थी ना आपको। अब ये प्रॉब्लम है कि आपको इन शक्लों का नहीं पता। अगर ये शक्लें मैं आपके सामने बना देता हूँ, बताता हूँ, बोलता हूँ भाई कि पहचानो ये क्या है, इसकी ये वाली शक्ल, अगर तो आपको मालूम होगी ये बात, तो आप फ़ौरन जो है वो बता देंगे। क्या करेंगे आप फ़ौरन बता देंगे कि सर ये जो है असल में पानी है, क्योंकि आपको पता है ये बात, क्योंकि आपको पता है ये बात। समझ में आ रही है बात? अब इससे आगे चलते हैं, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपके सामने जो शक्लें आती हैं ना चीज़ों की, जैसे वाटर को ही ले लें तो उसकी शक्ल कुछ इस किस्म की आएगी आपके सामने। कैसी आएगी मैं बताता हूँ आपको। ये यूं, ये सीधा, फिर ये इस तरह, ये शक्ल। अब देखें ये शक्ल कितनी अजीब सी है, ये H2O की शक्ल है मिसाल के तौर पर, ये H2O की शक्ल, ये जो आपको शक्ल नज़र आ रही है, कहाँ नज़र आ रही है? एक स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है, ये रही स्क्रीन, आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं और आपको स्क्रीन पे ये शक्ल नज़र आ रही है, और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, ये शक्ल देख रहे हैं आप बोल रहे हैं हाँ सर ये नज़र आ रही है। मैं आपसे कहता हूँ इस शक्ल को पहचानते हैं आप बोलते हैं सर हाँ इसको पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? क्योंकि आपने स्टडी किया है, आपने पढ़ा है, आपको पता है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको केमिकल फार्मूलाज का पता था, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको ये इस शक्ल का पता था, बिल्कुल इसी तरह आपको इन पिक्चर्स का भी पता है। तो ये जो स्क्रीन पर ये पिक्चर आ रही है आपके सामने, तो ये ख़ास किस्म की पिक्चर जो बन रही है वो आपको किसका बता रही है? एक ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल का, जिसको हम H2O कहते हैं। तो साबित हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, ये बहुत मैंने अभी हल्की सी डेफिनेशन बताई है, अभी इन डिटेल और बात होगी, अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। तो साबित हुआ स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम किस चीज़ की पहचान करते हैं? चीज़ों की पहचान करते हैं। किस चीज़ की मदद से करते हैं? क्या केमिकल फार्मूलाज की मदद से? नहीं। क्या इस किस्म की पिक्चर्स की मदद से? नहीं। क्या हम अपने सेंसेस की मदद से पहचान करते हैं चीज़ों की? नहीं। क्या हम केमिकल टेस्ट करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है? नहीं। फिर किससे? आप करते हैं कुछ पिक्चर्स से, जो इस तरह की होती हैं,
जो इस तरह की होती हैं। ठीक है भाई, हिंदी फिल्में तो देखी होंगी ना आपने, हिंदी फिल्में नहीं देखी तो इंग्लिश फिल्में देखी होंगी। आप में से कौन ऐसा होगा जिसने नहीं देखी होंगी। हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट मौजूद है, ठीक है, वो उसकी सांस चल रही है या सांस रुक गई है, कैसे पता लगता है? वो देखते हैं, वो एक स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन के ऊपर जो है ये मामला हो रहा होता है, ये यूं फिर यूं फिर यूं, फिर ये सीधी जाने जब लगती है, आप बोलते हैं, अगर ये यूं जाते जाते आप बड़े खुश होते हैं, हाँ भाई अभी हीरो ज़िंदा है। लेकिन फिर आगे जाके ये अब सीधी हो जाती है, टी, आप क्या बोलते हैं? इंतकाल हो गया, मर गया ये। तो आपको कैसे पता लगा? आपने तो उस हीरो को नहीं पकड़ा, उसकी जो सांस वगैरह चेक नहीं की, कुछ भी नहीं की, डॉक्टर ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सब ने किसको देखा? उस स्क्रीन को। इस स्क्रीन के ऊपर जो पहले यूं 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 हो रहा था, फिर ये सीधा हो गया। तो टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या कर रहे हैं आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर? आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। किनको पहचान रहे हैं? थिंग्स, चीज़ों को पहचान रहे हैं। थिंग्स, चीज़ों को पहचान रहे हैं। चीज़ों को कैसे पहचान रहे हैं? क्या अपने सेंसेस की मदद से पहचान रहे हैं? नहीं। क्या केमिकल रिएक्शन की मदद से पहचान रहे हैं? नहीं। क्या तस्वीरों की मदद से पहचान रहे हैं इस तरह की? नहीं। क्या केमिकल फार्मूलाज की मदद से पहचान रहे हैं? नहीं। बल्कि आप इस किस्म के जो ग्राफ्स हैं उनकी मदद से आप पहचान रहे हैं कि ये चीज़ है। समझ में आ गई बात? ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुनियादी काम है, इसको मत भूलिएगा। क्लियरली कोई पूछता है आपसे, आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में उसको बता दें, भाई ये, इसकी मदद से हम ये कर लेते हैं। आसानी से हमें चीज़ का पता लग जाता है कि ये क्या चीज़ है। क्लियर हो गई ये बात? अब आगे चलते हैं कि ये होता कैसे है, इसमें होता क्या है। अब इसमें होता क्या है, इसमें थोड़ी सी फिज़िक्स आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ी सी फिज़िक्स आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि हर केमिकल कंपाउंड, कुछ मिसालें देके पहले समझा दूं, फिर फिज़िक्स की बात करते हैं। फिज़िक्स में आपको वेव्स जो हैं उसको समझना पड़ेगा। वेव के अंदर आपको जो है वो वेवलेंथ को भी समझना पड़ेगा, आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा, लाइट, विजिबल लाइट, इनविजिबल लाइट, इसको भी समझना पड़ेगा। ये मैं समझाता हूँ, पहले कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ। ठीक है, अब यहाँ मिसाल के तौर पर H2O है, मिसाल के तौर पर ये इसका ग्राफ है, और ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये किसकी है? H2O की। तो ये जब पिक्चर बनेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए आप पहचान लेंगे कि क्या चीज़ है? H2O है, वाटर है। ठीक है, दूसरी पिक्चर लेते हैं। ये जो पिक्चर आपके सामने बनेगी, ये बनेगी NaCl, सोडियम क्लोराइड की। तो ये जब पिक्चर आएगी आप पहचान जाएंगे, भाई ये क्या चीज़ है? ये सोडियम क्लोराइड है। तीसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, इथेनॉल की, CH3CH2OH, इथेनॉल, जो एग्जाम्पल के तौर पे भी इसमें दिया हो। इसकी पिक्चर कैसे आती है? यूं, तो ये पिक्चर, अब तीनों पिक्चर्स को देख लें आप, है थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके बहुत फ़ायदे हैं। ये जैसे ही पिक्चर बनेगी, अब ये याद रहे, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, बिल्कुल आसान सादी ज़बान में समझा रहा हूँ आपको। हो सकता है कुछ बच्चे जिनकी माशाल्लाह ग्रिप अच्छी हो, वो बोल भी रहे हो कि सर ये इतनी आसान आसान बातें क्यों बता रहे हैं। पता है, सोच रहे होंगे पता है भाई। अब सारे बच्चे तो आपकी तरह काबिल नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे बेचारे जिनकी बेस वीक नहीं होगी, उनको तो समझाना है ना, उस्ताद के लिए तो सब बराबर है। तो ये जो पिक्चर है ये ख़ास तौर पे सिर्फ वाटर की है। ये दुनिया में, पूरी कायनात में किसी भी दूसरी चीज़ का ऐसा ग्राफ, ऐसी पिक्चर नहीं आएगी। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें एक पीक ये रहा, दूसरा पीक छोटा छोटा, ये सोडियम क्लोराइड का है। दुनिया में
पूरी कायनात में सिर्फ अभी तक सोडियम क्लोराइड के लिए पिक्चर फिक्स है, ये पिक्चर फिक्स है। इसी तरह ये जो पिक्चर है, 3 पीक्स नज़र आ रही हैं छोटी छोटी सी, ये इथेनॉल के लिए फिक्स है, ठीक है। और ये पिक्चर्स आपने किससे हासिल की? स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आपने हासिल की। आपके पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। जब भी आप किसी सैंपल को लेते हैं, आपको पता नहीं है कि ये क्या है, आप उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, ये ग्राफ आपके पास आ जाता है। आपके पास एक बुक होती है जिसमें सारे ग्राफ मौजूद हैं कंप्यूटर के अंदर। आप इस ग्राफ को उस कंप्यूटर के अंदर मौजूद ग्राफ से, जैसे कीज़ नहीं होती आंसर कीज़, तो आंसर कीज़ मौजूद हैं, तो आप उससे फिर टैली करेंगे कि यार देखूं ज़रा ये जो ग्राफ बना है स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से, ये किससे मैच कर रहा है। तो आपके कंप्यूटर में फिर आपको आपका कंप्यूटर बताएगा कि भाई ये जो भी आपका ग्राफ बना है, ये हमारे रिकॉर्ड में H2O का ग्राफ है, ये H2O की पिक्चर है। तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो चीज़ मेरे पास आई है आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए, वो असल में वाटर है, वो असल में वाटर है, ठीक है। तो आप टैली कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। अब ज़रा फिज़िक्स की तरफ चल लेते हैं, थोड़ी सी फिज़िक्स समझ लें, ये बेहद ज़रूरी है। हमारी पूरी कायनात, यूनिवर्स की अगर हम बात करते हैं, यूनिवर्स, इसमें 2 किस्म की चीज़ें हैं। एक होती है हमारे पास थिंग्स, जिसको हम कहते हैं मैटर, और दूसरा हमारे पास है एनर्जी। थिंग्स जिनको हम कहते हैं मैटर, और दूसरा हमारे पास है एनर्जी। ये जो मैटर है ये 2 तरह का है, लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर। यानी कि थिंग्स या चीज़ें हैं, हमारी पूरी कायनात की बात कर रहा हूँ, याद रहे, पूरी यूनिवर्स की। अर्थ की बात नहीं कर रहा भाई, सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा, मून की बात नहीं कर रहा, सन की बात नहीं कर रहा, पूरी कायनात। ये सन जो है, इसके साथ और जो प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स के अपने मून हैं। इस सन के बराबर में एक और सन है, उसके बराबर में एक और सन है, उसके बराबर में एक और सन है। लाखों करोड़ों सन जो है ये एक जगह पर जमा है, और ये क्या कहलाती है? गैलेक्सी कहलाती है। ये जमघटा जो है, ये क्लस्टर जो है, बहुत ट्रिलियन, लाखों करोड़ों सन्स का और उनके प्लैनेट्स का और उनके मून्स का, ये जो गुच्छा है, ये जो ग्रुप है, ये क्या कहलाता है? इसको हम गैलेक्सी कहते हैं। और इसी तरह के लाखों करोड़ों गुच्छे, लाखों करोड़ों क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स पूरी कायनात के अंदर बिखरे पड़े हैं। आप सोचें ज़रा, आपकी सोच से ज़्यादा वसी है ये कायनात, इतनी बड़ी है ये। समझ में आ रही है बात आपको? यूनिवर्स इतनी बड़ी है। तो पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। अभी तक हमारी जो मालूमात है, 2 ही किस्म की चीज़ें हैं, तो थिंग्स मैटर है या फिर एनर्जी है। और मैटर जो है, ये थिंग्स जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं, 2 तरह की हैं, तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। दूसरी चीज़ है ये एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसकी बेसिकली कोई डेफिनेशन नहीं है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। इसकी फॉर्म्स से आप समझ लीजिए। याद रहे, एनर्जी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ काम करने की सलाहियत है। मतलब जो चीज़, जो मैटर काम कर सकता है, उसमें एनर्जी है। और काम का मतलब यहाँ पर है हरकत, आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए। तो जो ऑब्जेक्ट, जो मैटर, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, अगर वो हरकत कर रहा है तो इसका मतलब वो हरकत एनर्जी के बगैर नहीं हो सकती। या तो उसकी अपनी एनर्जी होगी जिसकी मदद से वो हरकत कर रहा है, या किसी दूसरे की एनर्जी होगी जिसकी मदद से वो हरकत कर रहा है। ये मारकर यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी यूज़ नहीं कर रहा, ये इस काबिल नहीं है कि अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सके। मेरी एनर्जी जो है उसकी मदद से ये काम हो रहा है। तो हमारी कायनात में ये 2 चीज़ें हैं जो आपस में कनेक्ट हैं एक दूसरे से, पूरी कायनात में, थिंग्स मैटर और एनर्जी। समझ में आ रही है बात आप? अब यहाँ पर ये एनर्जी जो है, जिसको हम कहते हैं कैपेबिलिटी टू डू वर्क, इसकी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, आपने सुनी होंगी। लाइट है, हीट है, साउंड है। 3 मेजर सुन लीजिए, लाइट, हीट और साउंड। लाइट एनर्जी आपको पता है, आप लाइट को कहेंगे लाइट, लाइट एनर्जी,
साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे सर ये बात यहाँ तक हमें पहले से ही पता है, अब जो बात बता रहा हूँ वो नहीं पता होगी। ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी, ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी क्या मतलब हुआ इसका? एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह सफ़र, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह सफ़र, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना। कौन लेके जाएगा? कैरियर कौन है? कैरियर कौन है? कैरी करने वाला कौन है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला कैरियर कौन है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला एनर्जी को एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, एक शक्ल है, ख़ास तौर एक पैटर्न है, एक शक्ल है, जिसको क्या कहा जाता है? वेव। वेव, जिसको हम नॉर्मली ट्रैवलिंग डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। ये जो वेव है ये ख़ास किस्म का पैटर्न है। जब भी ये बनता है, ये ख़ास किस्म की शक्ल है, जब भी ये बनती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। मतलब एक तरह से ये जो वेव है, ये जो पैटर्न है, ये क्या है? ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाला है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर बैठकर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और ये किस शक्ल की गाड़ी है? इसकी शक्ल कैसी होती है? इस तरह की शक्ल होती है। ये देखें, ये रही, ये आगे की तरफ जा रही है वेव, आगे की तरफ जा रही है। समझ में आ गई बात? ये भी एक वेव है, बड़ा करके बनाऊं तो किसी भी किस्म की वेव हो, किसी भी किस्म की वेव हो, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये भी वेव है, ये इस वेव से बड़ी है, ये भी वेव है, ये इनके दरमियाने साइज़ की है। तो ये वेव्स को देख लीजिए आप। लेकिन वेव कोई सी भी हो, है तो एक शक्ल ना, ये पैटर्न ना, है तो एक शक्ल ना, एक पैटर्न ना, एक जगह से दूसरी जगह जब ये जा रही। अब ये जो वेव जा रही है, ये पैटर्न जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्या लेके जा रहा है? क्या कैरी कर रहा है? एनर्जी को, एनर्जी को कैरी कर रहा है, एनर्जी को कैरी कर रहा है। हीट एनर्जी को कैरी कर रहा है, लाइट एनर्जी को कैरी कर रहा है, साउंड एनर्जी को कैरी कर रहा है। ठीक है, ये जो मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, साउंड पहुंच रहा है ना, साउंड क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है। अब ये साउंड जो एनर्जी है आपके कानों तक पहुंच रही है ना, ये एनर्जी, तभी तो आप मुझे सुन रहे हैं। अब आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि यार ये जो सर का साउंड है, ये जो एनर्जी है हमारे कानों तक पहुंच रही है, तो यकीनन आएगी कैसे? गाड़ी कौन सी है यहाँ पर? वेव। ये वेव हैं जो कि आपके कानों तक पहुँच रही हैं, क्योंकि ये वेव साउंड को लेके जा रही हैं। इसी मुनासिबत से इन वेव्स को हम कहेंगे साउंड वेव्स, क्योंकि ये वेव साउंड को लेके जा रही हैं। इसी तरह हमारे पास लाइट वेव्स, सनलाइट से जो सन की तरफ से हमारी ज़मीन पे जो आ रही है, ठीक है, तो वो क्या है? वो वेव्स हैं जो कि लाइट को लेके हमारी ज़मीन पर आ रही हैं। समझ में आ गई बात आपको? तो इस सारे सिनेरियो में मैंने आपको जो बताया यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट दे के पूरा का पूरा, और उसके बाद मैंने आपको यूनिवर्स में बता दिया है कि मैटर है और एनर्जी है। थिंग्स नहीं कहूँगा अब मैं मैटर का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। पूरी कायनात में मैटर है और एनर्जी है। समझ आ गई बात? मैटर मैंने आपको बता दिया दो तरह का होता है, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर। एनर्जी का भी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। काम को भी एक्सप्लेन कर दिया, काम किस सेंस में बोल रहा हूँ कि कोई भी ऑब्जेक्ट हरकत अगर कर रहा हो, आसान लफ्ज़ों में हालत हरकत में है, तो वो एनर्जी के बगैर नहीं कर सकता, चाहे उसकी अपनी एनर्जी हो या किसी और की एनर्जी हो। ये बात मैंने बताई। फिर मैंने आपको अगला कॉन्सेप्ट ये दिया कि ये जो एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, तो ये ऐसे नहीं जाती है एनर्जी, बल्कि ये गाड़ी पे बैठकर एनर्जी जाती है, चाहे वो साउंड एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो या हीट एनर्जी हो। उस गाड़ी पे बैठ के ये एनर्जी जाएगी। और वो जो गाड़ी है जो लेके जा रही है, वो क्या है? असल में वो एक पैटर्न है, वो एक शक्ल है,
जिसको हम वेव कहते हैं। कैसी होती है ये गाड़ी, कैसी होती है ये वेव, कैसा होता है ये पैटर्न, इस तरह का होता है। फिर मिसाल देके समझाया आपको कि आपको मेरा साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब साउंड एनर्जी आपके कानों तक जा रही है। तो कौन लेके जा रहा है भाई? वेव्स लेके जा रही है। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह इस गाड़ी के बगैर नहीं जाती। तो इसीलिए इन वेव्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इनको समझेंगे तो हम एनर्जी को समझेंगे। अब यहाँ पर इस वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स को भी समझ लीजिए। वेवलेंथ, वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई ये वेवलेंथ क्या है, इसके नाम से ही समझ लीजिए, वेव की लंबाई, वेव की लंबाई। अब इसको देखें, इस वेव को, इस वेव को देखें और इस वेव को देखें। कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं वेवलेंथ क्या है, आसान लफ्ज़ों में वेव की लंबाई। ये देखें, इसकी, इस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, इस वेव की वेवलेंथ बहुत ही कम है, और इस वेव की वेवलेंथ दरमियानी है। नज़र आ रहा है ना वैसे? तो ये जो डिस्टेंस है, ये मैंने कहा इन डिटेल नहीं बताऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर की बातें सिर्फ आपको बताऊंगा। तो ये वेवलेंथ है, वेव की लंबाई, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड निकला है फ्रीक्वेंट से। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है तेज़ी। आसान लफ्ज़ों में तेज़ी की अगर हम बात करें तो स्पीड की हम बात करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि भाई इस वेव की फ्रीक्वेंसी बताइए, तो इनडायरेक्ट वे में मैं आपसे बोल रहा हूं इसकी स्पीड बताइए, इसकी रफ्तार बताइए। अब इसकी फ्रीक्वेंसी वेव की और स्पीड जो है, या वेव की स्पीड या वेव की फ्रीक्वेंसी जो है, इसका ताल्लुक वेव लेंथ के साथ इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। ये बात ज़हन नशीन रखिएगा कि जितनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होगी किसी वेव की, उतनी ही वो कम फ्रीक्वेंट होगी। साइड सी बात है ना भाई। ये देखिए कितनी बड़ी, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। यहाँ से ये वेव यूँ ऊपर जा रही है, फिर इतना नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है। तो इसकी रफ्तार पे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा? इतना डिस्टेंस ये कवर कर रही है, पड़ेगा ना। तो दूसरे लफ्ज़ों में क्या इसकी फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी पे फ़र्क पड़ रहा है इसकी, और यहाँ पर क्या होगा, इसकी वेवलेंथ देखें कम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। इसकी दरमियानी फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसकी दरमियानी ही वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ और इसका ताल्लुक़ मैंने आपको फ्रीक्वेंसी का समझा दिया। इन दोनों का ताल्लुक़, ये मत भूलिएगा कि ये वेव जो आगे जा रही है, ये वेव आगे जा रही है, ये वेव आगे जा रही है, ये सब एनर्जी ही लेके जा रही हैं। लेकिन 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 आपको पता है एनर्जी इसको आम ज़बान में ताकत भी कहा जाता है ना। आज मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ, कैसे पता लग रहा है भाई? मैं 10 छलांगे लगा रहा हूँ, मैं उछल उछल के कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, मैं बड़ा एनर्जेटिक हूँ। इसका मतलब आप काम ज़्यादा कर रहे हैं और ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं, इसीलिए तो आप एनर्जेटिक हैं। आज मैं इतना एनर्जेटिक नहीं हूँ, मतलब कैसे पता? मैं इतनी ज़्यादा हरकत नहीं कर पा रहा हूँ, स्लोली स्लोली इधर जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, हाँ जी बैठ रहा हूँ, लाइक दिस, लेस एनर्जेटिक। तो आपकी हरकत से पता लग रहा है कि आप एनर्जेटिक हैं या नहीं हैं, आप में एनर्जी ज़्यादा है या एनर्जी कम है। अब यहाँ पर देख लें, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, ये इतनी आसानी से हरकत नहीं कर रही, इसकी हरकत स्लो है, ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, इसकी फ्रीक्वेंसी स्लो है। कुछ समझ में आया? एग्जैक्टली इसके पास एनर्जी कम है, लेस, कम एनर्जी है इसके पास, कम एनर्जी है, तभी तो ये इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है, तभी तो इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, तभी तो इसकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा है। मतलब इसकी ज़्यादा वेवलेंथ का ताल्लुक भी एनर्जी से है, और इसकी कम फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक भी एनर्जी से है। तो ये दोनों चीज़ें, वेवलेंथ भी एनर्जी से कनेक्ट है और फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी से कनेक्ट है।
ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मतलब इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे यकीनन क्या वजह है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगी। अब ज़रा स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ आ जाइए। याद आया कुछ इसी किस्म की शक्लें बन रही थी, यही बात है ना? हाँ, याद आ गया सर, इसी तरह की आपने H2O भी दिखाया था, वीडियो बैक करें अगर याद नहीं आया तो। H2O का भी दिखाया था, सोडियम क्लोराइड का भी दिखाया था, इथेनॉल का भी दिखाया था, पैटर्न्स दिखाए थे ना इस किस्म के, ये यूं और यूं, इस तरह के ये पीक्स। ये क्या है भाई? ये वेव्स ही तो हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी एनर्जी, यहाँ पर दरमियानी एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ही कम एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो ये जो पैटर्न वेव्स का आपको नज़र आ रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखा रही है, ये कहाँ की एनर्जी आपको दिखा रही है? चीज़ों की। आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं ना चीज़ों के ऊपर, तो चीज़ों के अंदर जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो एनर्जेटिक नहीं होंगे? इस मार्कर के अंदर, ये मार्कर एटम्स से मिलके बना है, तो क्या इसका मतलब अगर ये खुद हरकत नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास एनर्जी नहीं है? नो नो नो, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता मार्कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इसके पास एनर्जी नहीं है, इसके पास एनर्जी है भाई। हमने क्या करना है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ इसकी उस एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे, और जितनी एनर्जी यहाँ पर जिस मॉलिक्यूल में, किससे मिलके बना है ये? मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बने हैं? एटम्स से। तो यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स से मिलके ये बना है, उसके अंदर जितने एटम मौजूद हैं, उनके पास जो एनर्जी का लेवल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमें पता लग जाएगा। और ख़ास किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, उनका एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा, तो ख़ुद ब खुद स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर डिफरेंट पिक्चर आ जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल होगा डिफरेंट होगा, तो हाँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एक पिक्चर बन जाएगी। और इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, तो ख़ुद ब खुद जब हम इथेनॉल की स्पेक्ट्रोस्कोपी करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट लेवल, डिफरेंट पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी वेव की। उससे हम पहचान जाएंगे कि आया ये चीज़ जो है वो वाटर है, आया ये चीज़ जो है वो इथेनॉल है, या आया ये चीज़ जो है वो क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है या नाइट्रिक एसिड है। सबका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा, और हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के ज़रिए। हर मॉलिक्यूल के अपने एनर्जी लेवल को ढूंढ के निकालेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि ये मॉलिक्यूल असल में है कौन सा। इसके साथ साथ आपको हर मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं, जो उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, तो ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं यहाँ पर भी एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वहाँ पर एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वहाँ पर एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो होगा वहाँ पर एनर्जी का लेवल डिफरेंट होगा। कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड है, उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन्स हैं, उनमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, हर फंक्शनल ग्रुप के अंदर मौजूद एटम्स का एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। अल्डिहाइड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका एनर्जी लेवल डिफरेंट होगा। तो इसकी मदद से आप फिर क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को जब यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि ये ख़ास किस्म का जो है वो फंक्शनल ग्रुप का एनर्जी लेवल हमारे पास पड़ा हुआ है। और जब आपका स्पेक्ट्रो और ये सारी मालूमात फंक्शनल ग्रुप के अंदर एनर्जी लेवल की, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एनर्जी लेवल की, और डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एनर्जी लेवल की, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर एनर्जी लेवल की, जब आपको पता लग जाएंगी, कहाँ पता लगेंगी? इन्हीं पिक्चर्स की मदद से पता लगेंगी। अब कैसे पता लगेंगी? इस कैसे का सवाल अब आप देख लीजिए। आप करेंगे क्या इसके अंदर? आप वो जो आपको जो सैंपल दिया जाएगा ना, सैंपल, उसको आप इंटरेक्ट करवाएंगे लाइट के साथ। लाइट के साथ। अब जब लाइट की बात आती है
तो अब एक नई बात भी ज़रा सुन लीजिए, हमारी कायनात के अंदर लाइट दो किस्मों की है। मैंने क्या कहा, स्पेक्ट्रोस्कोपी में अब हम ये सब करेंगे कैसे? तो मैंने आपको बताया लाइट की मदद से हम लाइट को उस चीज़ के साथ, उस सैंपल के साथ जिसको आप पहचानना चाहते हैं, उसके साथ लाइट को इंटरेक्ट करवाएंगे। क्या कराएंगे? लाइट को इंटरेक्ट करवाएंगे। तो ये लाइट की किस्में पहले ज़रा समझ लीजिए, लाइट की किस्में ज़रा समझ लीजिए। और ये मत भूलिएगा कि लाइट जो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की एक फॉर्म ही है। तो क्या लाइट एक है? नहीं, लाइट की वैरायटी है भाई, लाइट की वैरायटी है। दो किस्म की लाइट्स हैं हमारे पास बुनियादी तौर पर। एक हमारे पास है विजिबल लाइट, जिसको हम अपनी आंख से देख सकते हैं। दूसरी हमारे पास है इनविजिबल लाइट। इनविजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट है हमारे पास, इसमें ये विबग्योर आ जाता है। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 लाइट्स हैं, 7 लाइट्स, ये विजिबल हैं। ये सनलाइट की बात कर रहा हूँ, सनलाइट। अभी इसकी बात कर रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी में जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेंटर है, ये मरकज़ है सारी दूसरी लाइट्स का, भले वो आर्टिफिशियल लाइट्स हों आपकी ज़िंदगी। तो सनलाइट को अगर हम देखें तो सनलाइट 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होती है, ये 7 लाइट्स और ये इनविजिबल लाइट। अब इनविजिबल लाइट जो है, इनको भी आप समझ लीजिए, ये इनविजिबल लाइट कौन कौन सी होती हैं? इंफ्रारेड, जिनको IR कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट, जिनको UV रेडिएशन भी कहा जाता है, अल्ट्रा वायलेट जिनको UV भी कहा जाता है। नोट करते रहिए। और क्या है, ये आपकी बुक में ये पूरी दी हुई भी हैं इनविजिबल लाइट। एक्सरेज, ठीक है। और कौन कौन सी हैं आपके पास? गामा रेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब की सब जो आपके सामने, और इसके अलावा और भी, ये सब कौन सी लाइट्स हैं? ये इनविजिबल लाइट्स हैं। और अगर ये इनविजिबल लाइट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई ना कोई वेव भी होगी। लाइट्स तो हैं, मान लिया आपकी बात, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन इस लाइट को, इंफ्रारेड लाइट को, अल्ट्रावायलेट लाइट को, एक्सरे लाइट को, गामा रे लाइट को, माइक्रोवेव लाइट को, रेडियो वेव लाइट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने वाली वेव भी तो होंगी, वेव भी तो होंगी। एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं तो वो गाड़ी भी तो होगी जिसके ऊपर ये बैठ के जाएंगी। भले इनविजिबल हैं, हमें नज़र नहीं आ रही हैं सारी लाइट्स, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी तो वेव्स पे ही तो जाएंगी। अब ये वेव्स की जब हम बात करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे सामने आती हैं फ़ौरन ही। कौन कौन सी? एक हमारे पास वेवलेंथ है, एक हमारे पास वेवलेंथ है, दूसरी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब इंफ्रारेड, IR और अल्ट्रावायलेट, UV, इन दोनों में फ़र्क क्या है? वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। इंफ्रारेड IR की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट होगी अल्ट्रावायलेट से। अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी एक्सरेज से। एक्सरेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी गामा रेज से। गामा रेज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी माइक्रोवेव्स से। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी रेडियो वेव्स से। विबग्योर के अंदर अगर आ जाए वॉयलेट जो है, इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी इंडिगो से। इंडिगो की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ब्लू से। ब्लू की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ग्रीन से। ग्रीन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी येलो से।
येलो की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी ऑरेंज से, ऑरेंज की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी रेड से। तो इन सब ये लाइट्स की जो हमारे पास किस्में हैं, चाहे वो विजिबल लाइट्स हों चाहे वो इनविजिबल लाइट्स हों, इनमें जो फ़र्क है वो किस चीज़ का है, वो इनमें मौजूद फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है इनकी वेव्स की, और इनकी वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। वेवलेंथ जो है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, लेंथ है बेसिकली एक, तो इसको हम किस में लेते हैं, हम मीटर में लेंगे। मीटर में ही बात होती है ना, किस में लेंगे, किलोमीटर में नहीं भाई, किलोमीटर तो हमारे यूनिट है आम जिंदगी के, किलोमीटर तो बहुत बड़ा यूनिट है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर से मिलके बनता है। फिर 1 मीटर ले लीजिए, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर से मिलके बनता है। फिर 1 सेंटीमीटर को ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर से मिलके बनता है, ठीक है। फिर 1 मिलीमीटर को ले लीजिए, वो 1 मिलीमीटर, अगर गलती हो जाए माफ़ कर दीजिएगा भाई, ठीक है, मैं भी थक गया हूँ थोड़ा सा। तो 1 मिलीमीटर को अगर हम लेते हैं तो वो 1000 मेरे ख्याल में माइक्रोमीटर से मिलके बनता है, और 1000 माइक्रोमीटर में से आप 1 माइक्रोमीटर को ले लें तो वो 1000 नैनोमीटर से मिलके बनता है, मतलब बहुत ही छोटा। अगर हम ये कहें कि ये 1 किलोमीटर है तो ये जो है वो 1 मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, ये 1 मीटर हो गया। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर हैं तो 1 सेंटीमीटर ये हो गया। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर हैं तो ये हो गया। 1 मिलीमीटर के अंदर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर हैं तो ये हो गया और छोटा। 1 माइक्रोमीटर के अंदर देखें तो 1000 नैनोमीटर तो और छोटा हो गया, मतलब कितना छोटा होता चला गया। अब जब ये वेव्स की दुनिया की बात हम करेंगे तो यहाँ पर जो हम लेंगे ना वो लेंगे नैनोमीटर। ये बहुत छोटी इकाई है नैनोमीटर, यहाँ पर हम नैनोमीटर लेंगे। समझ में आ गई बात, नैनोमीटर में बात करेंगे। तो इसकी वेवलेंथ जो है इंफ्रारेड की अगर हम देखते हैं तो इसकी इंफ्रारेड और इनकी रेंजेस दी हुई हैं। वो रेंज तो खैर मैं आपको एग्जैक्ट अभी फिगर नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास नोट्स में भी नहीं है, मुझे सही तरह याद भी नहीं है। हाँ, रेडियो वेव्स जो हैं इनकी वेवलेंथ अगर हम देखें, सपोज़ करें 200 नैनोमीटर है। माइक्रोवेव जो है इसकी जो है वो 300 नैनोमीटर है। इसकी अगर हम देखें तो 400 नैनोमीटर है। इसकी देखें तो 500 नैनोमीटर है, इसकी 600 नैनोमीटर है, इसकी 700 नैनोमीटर है, इसकी 800 नैनोमीटर, 900 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, 1200 नैनोमीटर, 1300। तो ये नैनोमीटर्स में इनकी मुख्तलिफ वेवलेंथ हैं। अब वेवलेंथ का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी से मत भूलिएगा और उनका ताल्लुक एनर्जी से मत भूलिएगा कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो यहाँ पर सपोज़ करते हैं रेड की जो है वो फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो एग्जैक्टली इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और ये कम एनर्जेटिक होगी। समझ में आ गई बात। इसी तरह यहाँ पर नीचे आते चले जाइए तो फिर नैनोमीटर कम होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब वेवलेंथ कम होती चली जा रही है। इसका दूसरा मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब ये हाई एनर्जेटिक जो है वो वेव्स होंगी। और इन सारी वेव्स को, सब की सब वेव्स को, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, रेड, ये विजिबल स्पेक्ट्रम और ये इनविजिबल लाइट सारी की सारी, इनको जो है वो हम, इनकी वेव्स को हमें ख़ास नाम देते हैं। हम उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनको ख़ास नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके पीछे वजह क्या है वो तो अभी यहाँ नहीं बता सकता, बड़ी डिटेल वाली बात है वो, ठीक है। तो ये सारी की सारी वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अगर हीट वेव्स की बात करें, हीट वेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, ठीक है। हाँ, साउंड वेव की हम बात करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। साउंड वेव की अगर बात करें, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये मैकेनिकल वेव है। वेव्स की भी दो बुनियादी कैटेगरीज होती हैं, दो ख़ानदान होते हैं वेव्स के, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरी मैकेनिकल वेव्स। तो ये हमारे पास साउंड वेव्स जो है ये मैकेनिकल वेव्स की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है भाई।
काफ़ी है। अब अगला जो पार्ट होगा ना हमारे पास मेथड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा। मेरी बात अगर यहाँ कोई भी ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, ठीक है, वीडियो बैक कीजिए और दोबारा समझिए। ये यकीन रखिए इस बात का कि जब तक इस फिज़िक्स को नहीं समझेंगे आप और केमिस्ट्री को नहीं समझेंगे, इसके अंदर शुरू में जो मैंने बातें समझाई हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स आपके सर पे से गुजर जाएंगे, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि सेकेंड ईयर के बाद आपका जो यूनिवर्सिटी लेवल शुरू होगा, चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हों, चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़बान में ही आपसे बात होगी, इसी ज़बान में बात होगी आपसे। सेंसिस में बात नहीं होगी, केमिकल रिएक्शंस में बात नहीं होगी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में बात होगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।